गुड मॉर्निंग बीकॉम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। इनकम टैक्स में आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है इनकम फ्रॉम सैलरी, वेतन से आय। इससे पहले हम वेतन से आय आरंभ करें, हमें पता होना चाहिए कि जब हम कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम करते हैं तो हमें एक परफॉर्मा है, फॉर्मेट है, उसका पालन करना होगा, उसको देखना होगा। पहला हमारा हेड आता है, हमारे पास 5 हेड है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन पांचों हेड की टैक्सेबल इनकम्स का जो टोटल होता है, सम होता है, उसे ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं। उस ग्रॉस टोटल इनकम में से चैप्टर 6A में कटौती घटाई जाती है 80C टू 80U, और इसके बाद जो कुछ बचता है उसे टोटल इनकम कहते हैं। और इस टोटल इनकम को 10 रुपए के नियरेस्ट में राउंड ऑफ किया जाता है। ये सिखाया गया था पीछे क्लासेस में। आज हमारा शीर्षक है, टॉपिक है इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन 15 से 17 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में है, बताया गया है। इसके अंतर्गत सबसे कुछ बातें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम कंसीडर करेंगे। पहली बात है कि एनी रिम्यूनरेशन, बोनस, कमीशन जो एक एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉय को दिया जाता है, और एम्प्लॉय को क्यों दिया जाता है, क्योंकि कर्मचारी के द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं, उसके बदले, उन सेवाओं के बदले में उसे जो पारिश्रमिक दिया जाता है, वह पारिश्रमिक ही इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में टैक्सेबल होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना जरूरी है। अगर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है तो इस हेड में टैक्सेबिलिटी नहीं होती। दूसरी बात है, इसके कंपोनेंट क्या हैं। इस हेड के अंतर्गत स्क्रीन पर आपको कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं। बेसिक सैलरी, मूल वेतन, बोनस जो साल में एक बार मिलता है कर्मचारियों को, जो बोनस एक्ट से गवर्न हो रहे हैं, कमीशन, सामान्यतः परसेंटेज कमीशन ऑन टर्नओवर, अलाउंसेस जो नगद में मिलते हैं, कैश में मिलते हैं, जैसे हाउस रेंट अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, परक्विजिट्स जो काइंड्स में मिलते हैं, सुविधाओं के रूप में मिलते हैं, जैसे रेंट फ्री हाउस, कन्वेंस फैसिलिटी, अगर कोई व्यक्ति रिटायर होता है तो उसे पेंशन मिलती है, ग्रेच्युटी मिलती है अगर इफ एनी, एनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव है अगर इफ एनी, और अगर वो वॉलंटरी रिटायरमेंट पे पैसे ले मिलते हैं वह अगर कोई है, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन भी इसी हेड में टैक्सेबल है, और प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी भी इसी हेड में टैक्सेबल है। इन सभी का सम कहलाता है ग्रॉस सैलरी। इन सभी का सम कहलाता है ग्रॉस सैलरी। इस ग्रॉस सैलरी में से हमें 3 डिडक्शंस घटानी होती हैं सेक्शन 16 में। पहली है स्टैंडर्ड डिडक्शन। जो असेसमेंट ईयर 19-20 है उसमें 40,000 थी स्टैंडर्ड डिडक्शन, अब असेसमेंट ईयर 20-21 में यह 50,000 है स्टैंडर्ड डिडक्शन। दूसरा, एंटरटेनमेंट अलाउंस, मनोरंजन भत्ते की कटौती मिलती है, और प्रोफेशनल टैक्स जो दिया जाता है, इनको घटाने के बाद जो कुछ आता है उसे हम शुद्ध कर योग्य वेतन, नेट टैक्सेबल सैलरी कहते हैं, जो इस हेड की नेट टैक्सेबल सैलरी कहलाती है। इससे पहले आगे बढ़ें तो कुछ पॉइंट्स हैं वेतन से संबंधित। पहली बात है कि कोई भी रिम्यूनरेशन, चाहे वो पब्लिक सेक्टर का हो, चाहे वो प्राइवेट में हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, अगर उसे मिलता है, उसे कोई भी रिम्यूनरेशन, पारिश्रमिक मिलता है सेवाओं के बदले में अपने एम्प्लॉयर से, तो वह वेतन शीर्षक में टैक्सेबल होता है। एम्प्लॉयर का मतलब क्या हुआ यहाँ पर?
हमने कहा कि एम्प्लॉयर से मिलता है। एम्प्लॉयर कोई भी हो सकता है, सरकार भी हो सकती है, और कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, और कोई फर्म भी हो सकता है, कोई इंडियन भी हो सकता है, कोई फॉरेनर भी हो सकता है। दूसरी बात है कि सैलरी और वेजेस में कहीं भी कोई अंतर नहीं है। सैलरी और उसमें कोई अंतर नहीं है, कहीं पर भी कोई अंतर नहीं है। सैलरी चाहे वेजेस के नाम से मिले, चाहे सैलरी के नाम से मिले, टैक्सेबल है। तीसरी बात, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है तो इस हेड में टैक्सेबिलिटी नहीं है। चौथी बात है, अगर आपको कोई प्रोफेशनल इनकम प्राप्त होती है। प्रोफेशनल इनकम का अर्थ है यदि आप प्रोफेशन करते हैं, प्रोफेशन में हैं, और अगर आप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में हैं, तब तो इस हेड में टैक्सेबल होती। सपोज आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और किसी फॉर्म में एम्प्लॉय हैं, तो आपको जो वेतन मिलेगा वो इस हेड में टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के साझेदार हैं, तब इस हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। आपका जो वेतन वो बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल होगा। यदि आपको कहीं विदेशी फॉरेन से भी कहीं सैलरी मिलती है तो वह भी इसी हेड में टैक्सेबल होगी। अब क्वेश्चन आता है, एक बात है कि हम कहते हैं कि ड्यू डेट क्या होती है। सामान्यतः सेम मंथ की आखिरी तारीख ही ड्यू डेट ऑफ सैलरी मानी जाती है, क्योंकि सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर बेसिस पर। अप्रैल में 30 अप्रैल को, मई में 31 मई को, दिसंबर की 31 दिसंबर को, फरवरी की 28 या 29 का जो महीना होगा उस हिसाब से, और मार्च की 31 मार्च को। और चूंकि हमारा प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक है, जिसे संक्षेप में हम 2019-20 के प्रीवियस ईयर कहते हैं, गत वर्ष कहते हैं, यह 1 अप्रैल 2019 से आरंभ हुआ था। तो इसीलिए अप्रैल 2019 से लेकर मार्च 2020 तक की सैलरी ही कर योग्य होगी, यदि प्रत्येक महीने के आखिरी दिन में सैलरी ड्यू होती है। सामान्यतः क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं लिखा है तो यही माना जाता है कि माह के अंत में सैलरी ड्यू हो जाती है। लेकिन यदि क्वेश्चन में लिखा है कि सैलरी फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ को ड्यू होती है, तब ऐसी स्थिति में मार्च की सैलरी 1 अप्रैल को, अप्रैल की 1 मई को, और मई की 1 जून को, और दिसंबर की अगर देखा जाए तो 1 जनवरी को, और फरवरी की 1 मार्च को, और मार्च की फिर 1 अप्रैल को। क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 2019 से आरंभ होकर 31 मार्च 2020 को खत्म हुआ, तो अगर हम ऊपर देखें, यहाँ देखें स्क्रीन पर, तो दिखाई देता है कि 1 अप्रैल को जो वेतन ड्यू हुआ 2019 को, वो मार्च 2019 का ड्यू हुआ, और 1 अप्रैल 2020 को मार्च 2020 का वेतन ड्यू हुआ। इसलिए 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 के मध्य, मार्च 2019 से लेकर फरवरी 2020 तक का वेतन ही टैक्सेबल होगा। इसलिए ये बार बार ध्यान रखिए, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिए कि अगर सैलरी फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ है, तो ऐसी स्थिति में मार्च 19 से लेकर, जो कि हमारा फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर 2019-20 है, मार्च 2019 से लेकर फरवरी 2020 तक के सैलरी टैक्सेबल होगी। अब क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज हैं उनकी ड्यू डेट क्या होती है। कि कई बार क्वेश्चन में सिर्फ यही बात लिखी होती है कि ही इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो इस बात का ध्यान रखना है कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की ड्यू डेट ऑफ सैलरी फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ होती है। और अगर फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ होती है तो चूंकि हमारा प्रीवियस ईयर 2019-20 है, जो 1 अप्रैल 2019 से आरंभ होकर 31 मार्च 2020 को खत्म हुआ, इसलिए मार्च 2019 से फरवरी 2020 तक की सैलरी टैक्सेबल होगी। लेकिन बैंक्स और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अन्य सभी के लिए लास्ट डे ऑफ सेम मंथ होने के कारण
1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के मध्य जो सैलरी ड्यू हुई वह अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक की सैलरी हुई। इसीलिए केवल सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारियों के लिए मार्च 2019 से फरवरी 2020 लिया जाएगा और बैंक और अन्य सभी कर्मचारियों के लिए हमारे लिए अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक की सैलरी ली जाएगी। इसी प्रकार से एरियर्स ऑफ सैलरी, कभी कभी पुराने समय के पिछले कुछ समय की वेतन का भुगतान करता है एम्प्लॉयर, तो उसे हम एरियर्स ऑफ सैलरी कहते हैं। एरियर्स ऑफ सैलरी भी इसी हेड में टैक्सेबल होती है। इसी प्रकार यदि कोई कर्मचारी एडवांस में सैलरी ले लेता है तो वह भी जिस माह वो एडवांस लेता है उस माह ही टैक्सेबल हो जाती है, क्योंकि हमने बताया कि सैलरी ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर बेसिस पे टैक्सेबल होती है। एडवांस पेमेंट मेड आफ्टर सेसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट के कारण भी जो पैसा मिलता है वह भी इसी हेड में टैक्सेबल होता है। टैक्स फ्री सैलरी का अर्थ है कर मुक्त वेतन। यदि किसी कर्मचारी के वेतन पर कोई जो इनकम टैक्स ड्यू हुआ और वह उसके एम्प्लॉयर ने पे किया, तो ऐसी स्थिति में जो कर्मचारी की वेतन में एम्प्लॉयर के द्वारा भुगतान किया गया इनकम टैक्स भी जोड़ दिया जाएगा। परंतु इस बात का ध्यान रखना है कि अनुलाभों पर जो टैक्स चुकाया गया है वह नहीं जोड़ा जाएगा। अगला है एग्रीगेट ऑफ नेट सैलरी रिसीव्ड प्लस अमाउंट ऑफ टैक्स पेड। ये मैंने आपको समझा दिया है। अगली कंसेप्ट है कि अगर कोई एम्प्लॉयर डिडक्शंस लिंक करता है, जैसे सामान्यतः ईपीएफ में डिडक्शन करता है, जीआईएस का डिडक्शन करता है, लोन का डिडक्शन करता है, तो वह डिडक्शन एक प्रकार से एप्लीकेशन ऑफ मनी है, इसलिए सैलरी टैक्सेबल है ग्रॉस बेसिस पर, ना कि नेट बेसिस पर। वॉलंटरी फॉरगोइंग का अर्थ है यदि कोई व्यक्ति, कोई कर्मचारी अपने वेतन का स्वेच्छा से त्याग करता है, पूरे या कुछ उसके भाग का, या एम्प्लॉयर के पास छोड़ देता है, कहता भाई मैं नहीं लूंगा आपसे, तब भी यह वेतन का एप्लीकेशन ही माना जाएगा और उसकी राशि जो उसने फोरगो कर दी है वो भी उसी की सैलरी में जोड़ी जाएगी एम्प्लॉय की। यह माना जाएगा कि उसने उसका प्रयोग किया है, क्योंकि ड्यू तो पूरा ही अमाउंट हुआ था, इसलिए ड्यू बेसिस पे ही टैक्सेबल होगी। अगला है पॉइंट सैलरी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यदि किसी संसद सदस्य को कोई सैलरी मिलती है तो वह वेतन शीर्षक में कर योग्य इसलिए नहीं होती क्योंकि संसद सदस्य और सरकार के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं होता। चूंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, इसीलिए यह इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड में टैक्सेबल होगी, ना कि इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक इसी प्रकार से किसी पार्टनर को अगर कोई सैलरी मिलती है तो वह सैलरी भी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल होगी, क्योंकि फर्म और पार्टनर के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होती। पेंशन यदि किसी अवकाश प्राप्त कर्मचारी को मिलती है तो वह भी इसी हेड में टैक्सेबल होती है। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। कल हम आगे और पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।